तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहा था बेरिग्नन थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज बेरिग्नन थ्योरम? एक बार उस दिन पिछले दिन हमने प्रूव भी किया था, प्रमाण भी किया था बेरिग्नन थ्योरम कैसे आता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज द बेरिग्नन थ्योरम। तो कंसीडर ए बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही है। मान लो ये वैल्यू P1, ये P2, ये P3, ये हमारा P4। ठीक है, तो अब एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये मान लो एक्सिस, इस एक्सिस से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको मोमेंट लेना है। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम इतना जो P1, P2, P4, P1, P2, P3, P4 ये सारा फोर्स है, इसका मोमेंट लेना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका ये जो चार फोर्स है P1, P2, P3, P4, इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे। कैसे रिजल्टेंट निकलता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, बहुत सारे मेथड भी हमने डिस्कशन कर लिए। रिजल्टेंट मान लीजिए ये रिजल्टेंट फोर्स हमारा आर है। ठीक है, P1 किसी बॉडी ए के ऊपर, ये एक बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर P1, P2, P3, P4 ये सारा फोर्स एक्ट कर रहा है, और उसका रिजल्टेंट फोर्स हम निकल लिया, रिजल्टेंट फोर्स आर है। ठीक है, तो बेरिग्नन थ्योरम क्या कहते हैं? बेरिग्नन थ्योरम कहते हैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट O of all the forces that is equal to मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है, दैट इज M1 अगर P1 फोर्स का मोमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू O M1, अगर P2 फोर्स का मोमेंट M2 होता है अबाउट द पॉइंट O, एंड P3 फोर्स का मोमेंट M3 होता है अबाउट द पॉइंट O, एंड P4 फोर्स का मोमेंट M4 होता है अबाउट द पॉइंट O, दैट इज इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर अबाउट द सेम पॉइंट O। ठीक है, तो इन लैंग्वेज में हम कर सकते हैं समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ resultant forces about the same point. Summation of moment of all the forces about any point is equal to moment of resultant of the forces about the same point. This is the Berignan theorem. Clear सबको? कोई किसी का क्वेश्चन? ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, ये बेरिग्नन थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, बेरिग्नन थ्योरम जो मैंने जो थ्योरम कहा है वो थ्योरम कैसे प्रमाण करते हैं, वो प्रमाण यहाँ में हमने किया है। अब देखते हैं प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, मान लो किसी भी पॉइंट हो ए ओ एक बार है, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। प्रॉब्लम नंबर 1, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन is applied perpendicular to the edge of a door 0.8 मीटर वाइड shown in figure A। ठीक है, ये एक डोर है। ठीक है, दरवाजा है, दरवाजा की ओ पॉइंट में दरवाजा, ये जो ओ पॉइंट है वो पॉइंट में दरवाजा। प्रशांत, मैं पीपीटी भेज दूंगा गूगल क्लासरूम में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पीपीटी भेज दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है,
तो a force of 15 Newton force is applied perpendicular to the edge of a door 0.8 meter wide. Find the moment of the force about the hinge if the force is applied. ये एक है, दो सेकंड प्रॉब्लम है. इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट 60 डिग्री एंगल टू द एज ऑफ द सेम डोर एज शोन इन फिगर बी, फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स. ठीक है, दो है, एक है, दो केस है. पहला केस है, ये दरवाजा है. ठीक है, दरवाजा के ये एक डोर है, ये 0.8 मीटर वाइड है. यहाँ पे ओ पॉइंट में हिंज कर रखा है. ठीक है, और ए पॉइंट में हम दरवाजा खोलने के लिए 15 न्यूटन फोर्स परपेंडिकुलर टू द फोर्स, परपेंडिकुलर टू द डोर का परपेंडिकुलर हम 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो यहाँ पे ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना मोमेंट होगा हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. व्हाट इज द मोमेंट अबाउट ओ पॉइंट. ठीक है, ये करो. और दूसरी केस है, हम सेम दरवाजा में 15 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा 60 डिग्री एंगल में अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर नहीं करेंगे. तो अब हमें मोमेंट क्या होगा, ये हमें डिटरमिन करना है. ठीक है, तो करो. मोमेंट का फॉर्मूला तो मैंने बताया. आंसर बताओ मुझे कितना हो रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा सॉल्यूशन. तो हमें क्या, व्हाट इज द मोमेंट का फॉर्मूला क्या है. हम जानते हैं मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ पे फोर्स कितना न्यूटन, फर्स्ट केस में 15 न्यूटन इनटू एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.8 मीटर. तो 15 इंटू 0.8 कितना आ रहा है 12 न्यूटन. क्लियर. ठीक है, तो फर्स्ट केस का आंसर हो गया. अब देखिए सेकंड केस में क्या करना पड़ेगा. सेकंड केस में सेम फॉर्मूला, मोमेंट अबाउट और डिटरमिन करना है हमें. मोमेंट अबाउट, हाँ राइट, अनिकेत 10.3 आंसर सही है. हाँ, तो सेकंड केस में हमें क्या है, मोमेंट हमें पता है, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो परपेंडिकुलर नहीं है, दरवाजा के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, 60 डिग्री एंगल में अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है, तो नाउ मुझे बताओ अभी ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा. देखो यहाँ पे मैं फ्रेशली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 15 न्यूटन फोर्स है. ये 15 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. हमें दो डिवीजन में डिवाइड करना है, ठीक है. अब मुझे बताओ ये एंगल कितना डिग्री होगा. ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री. राइट, 30 डिग्री. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा 15 न्यूटन है. तो व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा. ये कंपोनेंट क्या होगा, एक्सप्रेशन बताओ, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. थर्टी डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. 15 cos 30 डिग्री है कि नहीं.
और ये वैल्यू 15 sin 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे, तो हमें दो फोर्स मिल गया, एक है 15 cos 15 sin 30 डिग्री और 15 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं दैट इज मोमेंट इक्वल टू दोनों फोर्स का मोमेंट m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, हाँ, कि सिंगल फोर्स को हम दो फोर्स में डिवाइड किया है, तो m1 मान लो वर्टिकल कंपोनेंट में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हम m1 मत नहीं लेके m1 mb प्लस mh ऐसे लिखते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट लेना पड़ेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट है 15 cos 30 डिग्री इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर प्लस, अब बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट कितना होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 15 sin 30 डिग्री इनटू डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, इस बी पॉइंट में ऐड कर रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। कोई कुछ तो बताओ, सही होगा गलत होगा मैं तो बता दूंगा। ज्योतिन क्या है बताओ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, उन्हें क्या, मेरी आवाज आ रहा है तुम तक। फिर 15 sin 30 डिग्री, ओ सॉरी 15 sin 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट निकालने के लिए, तो ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट का वो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। 0.8 मीटर। 0.8 तो वर्टिकल के लिए, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल के लिए 0.8 ठीक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 15, हाँ 0 राइट, वेरी गुड। ठीक है, 0। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये जो है, ये लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर है। मैंने बताया था अगर किसी भी पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओ पॉइंट से ओ पॉइंट का ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, ओ पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब एक्सिस के ऊपर डिपेंड, ये कर रहा है, एक्सिस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 0 होगा। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए मोमेंट 0 हो गया। अब ये पे देखो 15 इंटू कॉस 30 वैल्यू किया है √3/2 इंटू 0.8, ये कैलकुलेट करोगी तो हमारा वैल्यू आएगा 10.3 करके आसपास आएगा वैल्यू, 10.3 न्यूटन। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने दूसरी तरीका भी तरीका में मैं बताया था, यहाँ पे और एक तरीका निकलने के लिए और एक तरीका है। ठीक है, ये जो है वो पॉइंट से हम क्या करेंगे, वो पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये भी सेम मेथड है, लेकिन जब पहले मेथड जो मैंने बताया ना,
वो मेथड हर एग्जाम में जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम होगा, एग्जाम्पल होगा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल में वो मेथड काम आएगा। तो अगर सिंपल मेथड है तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे एक फोर्स काम कर रहा है तो अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के उसको मल्टीप्लाई करके हम मोमेंट निकल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये 50 न्यूटन 60 डिग्री एंगल में है, तो ये दिस वैल्यू इज 60 डिग्री। तो हमें ये जो हाइपोटेन्यूज है 0.8 मीटर, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें मोमेंट वैल्यू है, व्हाट इज द मोमेंट वैल्यू है 15 इंटू 0.8 साइन 60 डिग्री। ठीक है, 0.8 साइन 60 डिग्री। तो इस मेथड में भी हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, क्लियर सबको, दोनों मेथड क्लियर, समझ में आ गया क्लियरली। लेकिन पहले जो मेथड मैंने बताया रिजोल्यूशन करके, वो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगा तो वो मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये देखो सेकेंड प्रॉब्लम देखो, फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स, बी पॉइंट पे 100 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अप्लाई हो रहा है एट बी पॉइंट अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट निकलना है हमें, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकलना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। सेम प्रॉब्लम है जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम बताया था, सेम तरीके का प्रॉब्लम है। ये है बी पॉइंट में जो है, बी पॉइंट में 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में हमें कितना मोमेंट है वो डिटरमिन करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कैसे होगा, जो मैंने पहला मेथड बताया था रिजोल्यूशन करके, उसी मेथड में होगा। चलो जल्द से जल्द करके मुझे आंसर बता, उसके बाद में अगर नहीं हो रहा तो मैं बता दूंगा बाद में। क्या आंसर आ गया तो चैट में लिख दो।
कितना आया आंसर? किसी का हुआ है? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ये देखो, मैं बता देता हूँ। ये देखो, ए बी पॉइंट के बी पॉइंट में ये बी है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, और हमें ये ए पॉइंट है, ठीक है, फिगर में। और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो बी पॉइंट में 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 100 न्यूटन फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, हमें 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच, व्हाट इज द एफ एच एक्सप्रेशन बताओ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर cos 0 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री 100 90 डिग्री 100 cos 60 डिग्री है ना। एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या है बताओ? वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 100 sin 60 डिग्री 100 sin 60 डिग्री, राइट। बाकी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? एक दो स्टूडेंट ही भी रेस्पॉन्स कर रहा है, बाकी स्टूडेंट का क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए पॉइंट का रेस्पेक्ट में हमें मोमेंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो फोर्स, सिंगल फोर्स को हमने दो फोर्स में डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये दो फोर्स का हम मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो मोमेंट दैट इज एम, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू क्या होगा? मोमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट, राइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट कितना है? 100, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स वैल्यू 100 cos 60 डिग्री इनटू, अब यहाँ पे फिगर से बताओ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ए पॉइंट से ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एफ एच है, एफ एच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? फिगर देख के बताओ। ये फिगर में सर 0 जीरो नहीं, ए पॉइंट से बी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए पॉइंट से बी पॉइंट सर 500 mm फिगर में ध्यान से देखो, 500 mm 500 mm, राइट, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, 500 mm। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 100 sin 60, 100 sin 60 डिग्री इनटू, अब बताओ ये जो ए पॉइंट से बी पॉइंट का ये जो है, ये वर्टिकल कंपोनेंट कैसे ऐड कर रहा है? इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। तो ए पॉइंट से वर्टिकल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ए पॉइंट से वर्टिकल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
400 mm, 400 400 mm, ठीक है 400, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हो गया बस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है हमें, ठीक है। वैल्यू पुट करना है 100 cos 60 इंटू 500 mm और 100 sin 60 इंटू 400 mm, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा वो है हमारा आंसर। ये देखो पहले मैंने यहाँ पे जो फिगर दिया है वो ड्रॉ किया है 400 और 500 बी पॉइंट में वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ किया, 100 sin 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ किया 100 cos 60, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है वहाँ पे देखो एक मूवमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक मूवमेंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है उसके लिए पॉजिटिव साइन लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है उसके लिए हमें नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आप मुझे एक बताओ, ये जो पार्टिकल कंपोनेंट है 100 sin 60 डिग्री अगर क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा? क्लॉकवाइज 100 sin 60, ये 100 sin 60, ये वैल्यू के लिए जो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। देखो घोड़ी का जो ये है नीडल है कौन सी डायरेक्शन में घूमते हैं, 100 sin 60 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ए पॉइंट में देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, ये देखो इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो Anti क्लॉकवाइज क्यों clockwise। बोल रहे हो, क्लॉकवाइज क्यों बोल रहे हो? वर्टिकल कंपोनेंट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो 100 sin 60 है उसका 100 sin 60 कौन सी डायरेक्शन में करेगा, ये ऐसी डायरेक्शन। तो ये है हमारा 100, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके आगे हम नेगेटिव साइन बैठाएंगे, ठीक है। और एक है आप देखते हैं ये जो है 100 cos 60, 100 cos 60 कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट क्रिएट करेगा? हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, ये देखो ये कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल 100 cos 60, 100 cos 60 का जो मूवमेंट का डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ये 100 cos 60 कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट पे। देखो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉइंट का रेस्पेक्ट पे डिटरमिन करना है, ठीक है। तो पहले पॉइंट कंसीडर करते हैं, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट पे 100, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा, देखो इस डायरेक्शन में घुमाएगा। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो एक मोमेंट है हमारा क्लॉकवाइज और एक मोमेंट है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो क्लॉकवाइज है उसके लिए हम पॉजिटिव लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए हम नेगेटिव साइन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, एम ए इक्वल टू, देखो यहाँ पे 100 cos 60 दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट, 100 cos 60 क्लॉकवाइज मोमेंट, 100 cos 60 क्लॉकवाइज मोमेंट इंटू 500, ठीक है। 500 mm ये जो cos 60 का वो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। ये पॉइंट वो है, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, तो दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमें 500 mm, ठीक है। तो 100 cos 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 500 mm। अब देखो ये sin 60 हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें पहले माइनस साइन दे दिया, माइनस 100 sin 60 डिग्री इंटू 400, दैट इज ये जो डिस्टेंस है 100 sin 60 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 400 है, दैट इज 400 है। अब दोनों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 आ रहा है
और सेकंड वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है। ठीक है, तो एम ए इक्वल टू 964102 यूनिट आएगा न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स वैल्यू न्यूटन में ले रहा है और डिस्टेंस वैल्यू मिलीमीटर में ले रहा है, तो हमारा यूनिट आएगा, मोमेंट का जो यूनिट आएगा वो हमारा न्यूटन मिलीमीटर आएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब है बताओ? ये पॉइंट का मोमेंट का नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ए जो में नेगेटिव मूवमेंट आ रहा होगी है, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। जो रिजल्टेंट मूवमेंट है ए पॉइंट का, ये जो पहले हमारा प्रॉब्लम है, जो 100 न्यूटन जो फोर्स है वो ए पॉइंट का रिस्पेक्ट में हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ, सबको समझ में आया है? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। ऑल स्टूडेंट्स, 2-3 स्टूडेंट ही रेस्पॉन्स करता है, बाकी के स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अमन, आयुष, आदित्य, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ज्ञानेश्वर, यस सर। हाँ समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और भी प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। क्या नहीं है साक्षी ले आया बड़ी मार्केट द्वारका नहीं बता मेरे को 15 ऐसे कुछ पड़ा हुआ 15। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये देखो, एक व्हील है, ए यूनिफॉर्म व्हील ऑफ 600 mm डायमीटर, वेइंग 5 किलो न्यूटन। जो व्हील का वेट है 5 किलो न्यूटन वेट, रेस्ट अगेंस्ट ए रिजिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के साथ में यहाँ पे इसके साथ में सर रेस्ट कर रखा है, हाँ? सर एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो हाइट है वो 150 mm हाइट है, फिगर में जो दे रखा है। फाइंड द लीस्ट पुल थ्रू द सेंटर ऑफ व्हील। ये जो पी वैल्यू है, सेंटर ऑफ, वो हमारा सेंटर ऑफ व्हील है, वो पॉइंट से हमें एक पी फोर्स अप्लाई करना है। अप्लाई करके ये ब्लॉक का ऊपर से रोटेट करवाना है। ठीक? तो हमें ये प्रॉब्लम में क्या करना है, मान लो एक सपोर्ट है, सपोर्ट ए है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट के साइड में एक व्हील है, एक व्हील जिसका वेट है 5 किलो न्यूटन व्हील, इसके ऊपर रेस्ट कर रखा है। नॉर्मली वो वहाँ पे खड़ा हुआ है व्हील। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पी फोर्स, व्हील का जो सेंटर है, सेंटर में एक पी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और पी फोर्स अप्लाई करके हम क्या करेंगे, व्हील को ये सपोर्ट के ऊपर थोड़ा ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में घुमाएंगे, मतलब सपोर्ट के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करने से ये जो व्हील है, ये व्हील सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें डिटरमिन करना पड़ेगा, पी का वैल्यू डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोर्ट का हाइट दे रखा है 150 mm हाइट है, और व्हील का वेट दे रखा है 5 किलो न्यूटन वेट है। ठीक है, 5 किलो न्यूटन वेट है, और व्हील का जो डायमीटर है, व्हील का डायमीटर दे रखा है हमें 600 mm डायमीटर दे रखा है व्हील। तो हमें मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करने से ये जो व्हील है, व्हील ए सपोर्ट के ऊपर आएगा। ठीक है, ये सपोर्ट के ऊपर आएगा, मतलब ए पॉइंट के रिस्पेक्ट पे थोड़ा घुमाएंगे हम। मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, ये हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, सर तो हाँ बोलो। अरे ए पॉइंट ब्लॉक वाले का है ना, कॉर्नर का मतलब। हाँ, कॉर्नर का, ब्लॉक का जो कॉर्नर है, कॉर्नर का पॉइंट का नाम है ए पॉइंट। ठीक है,
ये पॉइंट के अटैच हो Okay, रखा sir. है, व्हील ये पॉइंट से अटैच हो रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करने से ये पॉइंट के ऊपर से थोड़ा उसको घुमा पाएंगे, सपोर्ट के ऊपर ऊपर व्हील को सपोर्ट के ऊपर लाएंगे, ठीक है, लाना पड़ेगा। व्हील को सपोर्ट के ऊपर लाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ में आया? Yes, sir. कर पाओगे या मैं बता देता हूँ? सर थोड़ा सा तो बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले किसी भी प्रॉब्लम करने से पहले हमें क्या क्या डाटा गिवन है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या डाटा गिवन है, एक है डायमीटर ऑफ व्हील दे रखा है, व्हील का डायमीटर 600 mm दे रखा है, और व्हील का वेट दे रखा है 5 किलोन्यूटन, और हाइट ऑफ द ब्लॉक दे रखा है हमें 150 mm। ये हमारा गिवन डाटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पी वैल्यू डिटरमिन करना पड़ेगा, मिनिमम पी वैल्यू जिसके लिए हम क्या करेंगे, व्हील को ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। ये व्हील को सपोर्ट के ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें व्हील को रोटेट करना पड़ेगा सपोर्ट ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना। यस सर। तो मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करके हम ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में व्हील को रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। तो ये डाटा हमें गिवन है। तो हम देखते हैं, लीस्ट पुल रिक्वायर्ड टू टर्न द व्हील ओवर द कॉर्नर, ठीक है। लेट पी बी द लीस्ट पुल, पी है, एज्यूम कर लेते हैं पी फोर्स का जरूरत है, पी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं जब व्हील को ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करने के लिए, ठीक है, जो मिनिमम पुल का जरूरत होता है वो है पी वैल्यू, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम थोड़ा फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो फोर्स है, ये फिगर में कौन सी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फोर्स में जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट में पी फोर्स हमने अप्लाई किया कर रखा है, पी फोर्स अप्लाई करके हम डिपेंड है। तो ओ पॉइंट में हम क्या यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई किया। ए पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम उसको टर्न करना पड़ेगा, व्हील को रोटेट करेंगे ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। और एओ जो है, ये जो ए से ए और ओ पॉइंट का जो जंक्शन पॉइंट है वो पी के साथ परपेंडिकुलर होगा, तभी तो वो रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो है ए ओ पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ए टू ओ जो वैल्यू है, ए टू ओ जो वैल्यू है वो है ए पॉइंट से पी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और क्या फोर्स ऐड कर रहा है, और है बॉडी व्हील का वेट ऐड कर रहा है, ठीक है। बॉडी वेट, व्हील का तो अपना वेट होता है, तो सेल्फ वेट यहाँ पे 5 किलो न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, सेल्फ वेट ऑल टाइम वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड करता है, तो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई कर दिया वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे देखो दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक होता है सेल्फ व्हील का सेल्फ वेट, और दूसरी है हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे पी फोर्स, ये दो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसका थोड़ा बहुत डिस्टेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एओ का वैल्यू 300 mm, क्यू 300 mm यहाँ पे लिखा है, कोई बता सकता है रीजन क्या है। एओ वैल्यू 300 mm कैसे हो रहा है 300 mm? पाइथागोरस से। नहीं, पाइथागोरस से नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान से फिगर देखो। रेडियस से। रेडियस, राइट। डायमीटर दे रखा है, व्हील का डायमीटर 600 mm, ये ए पॉइंट और ओ पॉइंट देखो, नथिंग बट द रेडियस, ठीक है। वो और ए को जो कनेक्शन है वो रेडियस है, तो रेडियस इक्वल टू क्या है, डायमीटर बाय 2, दैट इज इक्वल टू 300 mm। अब देखते हैं हमें ये जो ओ बी पॉइंट, ये देखो, ये मेन फिगर में हम अगर ड्रॉ करते हैं, हम लोग यहाँ पे वर्टिकल फोर्स ड्रॉ हो रहा है,
ठीक है, ये मान लो बी पॉइंट है। ये जो मान लो ये जो ओ पॉइंट से अगर हम सेल पॉइंट ड्रॉ करेंगे और ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ पॉइंट से हम सेल पॉइंट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों का जंक्शन पॉइंट जो है, जंक्शन पॉइंट का नाम देते हैं हम बी। दोनों का जंक्शन पॉइंट का नाम देते हैं हम बी, ठीक है। ए पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों का जंक्शन पॉइंट हमें नाम दिया है बी, ठीक है। तो कोई बता सकते ओबी का वैल्यू कितना है? ठीक है, यहाँ पे ओबी का वैल्यू हमने लिख रखा है 150 mm। तो कैसे आया है 150 mm? कोई बता सकता है? सर वो डिस्टेंस रखा है ए पॉइंट से लेके जो नीचे सरफेस है वहां तक। ए पॉइंट, राइट, ए पॉइंट से मतलब बी पॉइंट से, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट से बी पॉइंट से एकदम नीचे जो फ्लोर तक डिस्टेंस है 150 mm, और हमारा रेडियस है मान लो ये जंक्शन पॉइंट का जहाँ पे टच हो रहा है वहां पे नाम दिया है सी मान लो, ठीक है। तो देखो ओ सी वैल्यू रेडियस है हमारा, ओ सी वैल्यू रेडियस है, रेडियस हमें 300 mm, और बी सी वैल्यू दे रखा है यहाँ पे देखो 150 mm। तो ऑब्वियसली ओबी वैल्यू क्या होगा? ओबी वैल्यू 300 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 150 mm। क्लियर? सबको समझ में आया ये जो जियोमेट्री है? यस सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, नथिंग बट ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में जस्ट रोटेट करेंगे, लीस्ट फोर्स पी है, तो जस्ट व्हील को जस्ट रोटेट करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ए बी वैल्यू है, ए बी जो वैल्यू है वो तो पाइथागोरस अप्लाई करके हम ए बी वैल्यू निकाल ही पाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इक्वेटिंग द सेम, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों फोर्स का मोमेंट लेंगे, एक है हमें पी फोर्स और दूसरी है हमारा वेट ऑफ द बॉडी, दोनों फोर्स का हम मोमेंट लेंगे ए पॉइंट के रेस्पेक्ट, ठीक है। और दोनों इक्वल होगा, एक देखो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। पी का जो मोमेंट है वो है क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और डब्ल्यू का जो है 5 किलो न्यूटन का जो मोमेंट है, ये जो देखो 5 किलो न्यूटन का जो मोमेंट होगा, ये पी वैल्यू ऐसे घुमाएगा, और डब्ल्यू के लिए जो 5 किलो न्यूटन फोर्स है वो ऐसे घुमाएगा, ठीक है। तो देखो ये है पी वैल्यू हमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, और क्यू और जो हमारा 5 किलो न्यूटन फोर्स है, 5 किलो न्यूटन फोर्स हमें देगा क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से पता है क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ठीक है। वो मोमेंट का जो प्रिंसिपल है उससे पता है समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे लिखा क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू पी इंटू 300 एंड इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्या 5 किलो न्यूटन इंटू ए बी डिस्टेंस 260। तो हमें पी वैल्यू आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी वैल्यू आ रहा है 4.33 किलो न्यूटन। तो मतलब अगर 4.33 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो व्हील है ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में जस्ट टर्न होगा, जस्ट रोटेट होगा। क्लियर सबको? किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, कोई भी लाइन समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है तो बताओ। मैं सारा स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। अगर समझ में आया तो बोलो यस सर, नहीं तो बोलो क्या समझ में नहीं आया बताओ, मैं दोबारा बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम पर्पस के लिए। यस सर, सर आ गया सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट? आ गया सर। यस सर। सर इसके नोट्स मिल जाएंगे ना बाद में? हाँ, मैं पीपीटी भेज दूंगा गूगल क्लासरूम में। ओके, थैंक यू सर। तो ये हमारा सिंपल प्रॉब्लम था कुछ मोमेंट के बारे में, मोमेंट को समझने के लिए व्हाट इज मोमेंट,
और मोमेंट का कैसे हम मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं वो समझने के लिए 2-3 प्रॉब्लम। अब देखते हैं फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स बाय मोमेंट। ठीक है, ये देखो हमें इतने दिन तक हमें क्या पता है, मान लो किसी भी कोई भी एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्स ऐड कर रहा है, ठीक है, P1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मेथड है हम रिजल्टेंट निकल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हम रिजल्टेंट निकल पाएंगे आर वैल्यू एंड डायरेक्शन थीटा वैल्यू निकल पाएंगे, जो एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री एंगल में होगा। लेकिन हम ये पता है लोकेशन कौन सी पॉइंट में ऐड करेगा वो क्या हमें पता है? अभी हम अभी तक नहीं सीखा है। जो बहुत सारी फोर्स अगर ऐड कर रहा है तो रिजल्टेंट हम निकल पाएंगे और डायरेक्शन भी हम निकल पाएंगे, लेकिन कौन सी पॉइंट में ऐड कर रहा है, लोकेशन, पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ये जो आर वैल्यू है, आर वैल्यू का पोजीशन क्या होगा, कौन सी पॉइंट में वो काम करेगा, वो हमें नहीं पता, अभी तक हमने वो डिटरमिन नहीं किया है। ठीक है, तो किसी भी फोर्स सिस्टम के लिए बहुत ही तीन पॉइंट बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्शन क्या होगा। आफ्टर दैट हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है लोकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने पहला जो है कैसे बहुत सारी फोर्स, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्स ऐड कर रहा है तो कैसे मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलना है, वो हमने बहुत सारी मेथड देखा था, उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमने करा। तो पॉइंट नंबर 1 ऑलरेडी हमने सीख लिया। नंबर 2, कैसे डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री एंगल में रहेगा या पी पोर्ट्स के साथ कितना डिग्री एंगल में रहेगा, वो डायरेक्शन थीटा वैल्यू हमने क्या है, थीटा वैल्यू भी हमने निकाल लिया। और थर्ड पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो हमने अभी तक नहीं सीखा, अभी सीखेंगे। और इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालने के लिए हमें मोमेंट का जरूरत होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट के मोमेंट, किसी भी पॉइंट से हम मोमेंट को कंसीडर करके और जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करके हम वहाँ पे पोजीशन, लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स का जो लोकेशन है वो लोकेशन हम डिटरमिन कर पाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने एक थोड़ा क्विकली हम देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ AC स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ B स्क्वायर, where summation of A is equal to algebraic sum of horizontal component of all forces and summation of B equal to algebraic sum of vertical component of all forces। यह है एक नंबर पॉइंट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। दूसरी है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें tan अल्फा वैल्यू, tan अल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ B बाय समेशन ऑफ A। ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया। आप देखते पोजीशन मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कौन सी पॉइंट में ऐड करेगा। रिजल्टेंट फोर्स जो है, हमने जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला है और डायरेक्शन निकाला है, लेकिन उसका कौन सी पॉइंट में एप्लाई करेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, लोकेशन, उसका लोकेशन क्या होगा वो डिटरमिन करेंगे हम बाय टेकिंग मोमेंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। बेरिग्नन थ्योरम, ये जो बेरिग्नन थ्योरम है, बेरिग्नन थ्योरम अप्लाई करके हम क्या करेंगे, किसी भी रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले। ये देखो एक प्रॉब्लम है, ये एक बीम है। ठीक है, बीम इज हॉरिजॉन्टल मेंबर, मतलब है हॉरिजॉन्टल रॉड मान लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रॉड है
हॉरिजॉन्टल बीम है, आपने अपने घर में बीम देखा ही होगा, ठीक है, जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है वहाँ पे बीम होता है जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिसके ऊपर स्लैब हम कास्टिंग करते हैं, ठीक है। मान लो एडी एक बीम है, एडी बीम के ऊपर ये जो ए है, एडी एक बीम है, एडी बीम के ऊपर बहुत सारी फोर्स, एक नंबर वो 60 न्यूटन क्लोज, एक नंबर फोर्स 60 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है, 2 नंबर फोर्स 20 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है, 3 नंबर फोर्स 30 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है, 4 नंबर फोर्स 40 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो हमें निकलना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और पोजीशन क्या है, ठीक है। ये जो आर वैल्यू है, आर है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन तो वर्टिकली होगा डाउनवर्ड, वो तो है, लेकिन हमें और पोजीशन निकलना पड़ेगा, पोजीशन ये हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, पोजीशन डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो पहले सब मैग्नीट्यूड निकालो, पोजीशन में बाद में अभी डिस्कशन करता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो आप बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, पहले आर का मैग्नीट्यूड बताओ। प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, क्या करना है? सर क्लास कब खत्म होगी? क्लास कब खत्म होगी? प्रॉब्लम करो ना, प्रॉब्लम करते करते देखो एक टाइम क्लास खत्म हो जाएगा। सीखना जरूरी है, क्लास खत्म करना जरूरी है, बताओ। मेरा क्लास 1 बजे तक है, ठीक है। बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जल्दी बताओ, बहुत ही सिंपल है। सर 150 किलो न्यूटन। 150, हाँ हाँ 150 होगा, राइट, थैंक यू। बाकी स्टूडेंट? सर 150 न्यूटन। कैसे हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं कोई? मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर हमने जो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला था हमने वो पुट किया, तो जो वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू हमारी 0 है, बिकॉज ऑफ साइन 0 डिग्री की वजह से हमारी सबकी वैल्यू 0 है। और जब हमने cos 90 डिग्री का लगाया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, तब हमें वैल्यू सबकी सेम मिली, तो हमने इसी का स्क्वायर कर दिया और इसी का मतलब इन सबको प्लस करके उसका स्क्वायर और अंडर में रूट कर दिया, तो हमारा इन सब का सम ही जो है रिजल्टेंट फोर्स है। हॉरिजॉन्टल नहीं, तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में गड़बड़ किया हो, तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल 0 आएगा, है ना, सिर्फ वर्टिकल आएगा, सर है ना, नहीं गड़बड़ किया, ठीक है, सही बोला, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, समेशन ऑफ एस इक्वल टू 0 यहाँ, है ना, क्योंकि सारा का सारा जो फोर्स है वो पूरा सब वर्टिकल है, ठीक है। सिंपली सब ऐड कर दो, 60 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ठीक है, 40 ये करोगी तो 150 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा फोर्स वर्टिकल है, वर्टिकली डाउनवर्ड है और डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, सारा फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है तो सब कुछ जो होगा और समेशन ऑफ बी होगा, दैट इज, और समेशन ऑफ एस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, सब वर्टिकल फोर्स है, ठीक है। क्लियर अप टू दिस, किसी का तो कोई डाउट नहीं है आई थिंक। आप देखते हैं पोजीशन कैसे निकलना है। ये जो आर फोर्स है, आर फोर्स कौन सी पॉइंट में ऐड करेगा, ठीक है,
पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने किया है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 150 किलो न्यूटन। और जब समेशन करेंगे किसी भी फोर्स का, जब भी कोई मोमेंट का समेशन करेंगे या फोर्स का समेशन करेंगे तो एक साइन कन्वेंशन हमें लेना पड़ेगा, आइदर अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, या डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव। जैसे मोमेंट के केस में हमने लिया था क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ऐसे करके हमें एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा फोर्स डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स आर का वैल्यू है डाउनवर्ड 150 किलोमीटर। अब आप देखते हो पोजीशन क्या है, ठीक है। अब हम एक एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि आर फोर्स जो है वो ए पॉइंट से, आर फोर्स जो है ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस में आर वैल्यू काम कर रहा है, ठीक है, एज्यूम कर लिया। और एक्स का वैल्यू क्या होगा वो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा हमें डिटरमिन करना, ठीक है। तो आप देखते हैं नाउ हमें बेरिग्नन थ्योरम से क्या मिलता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है। बेरिग्नन थ्योरम हमें पता है, दैट इज समेशन ऑफ, व्हाट इज बेरिग्नन थ्योरम, मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट दैट इज एम आर है, रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। हमने क्या एज्यूम किया है ए पॉइंट से आर फोर्स एक डिस्टेंस में है, तो हम ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे। तो बेरिग्नन थ्योरम क्या कहते हैं, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट का मोमेंट इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो समेशन ऑफ, तो अब आप मुझे बताओ आर फोर्स का ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, एम आर ए कितना होगा, हमें तो बता पाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम आर ए सर किसके रिस्पेक्ट में, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें, ठीक है। एम आर ए मतलब ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आर वैल्यू का मोमेंट, सर 0, आर वैल्यू का, ये जो आर है, आर हमने ड्रॉ किया ना, ये जो आर वैल्यू है, ये हमें रिजल्टेंट फोर्स है, इसका वैल्यू तो 150 किलो न्यूटन जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, और ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे काम कर रहा है। तो व्हाट इज द मोमेंट क्या होगा, मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना, सर 300 न्यूटन मीटर। 300 कैसे होगा, 300 कैसे हुआ है बताओ सर बिकॉज जो ए और आर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2 मीटर का होगा ना। किसने बताया 2 मीटर का होगा, आर कहाँ पे काम कर रहा है वो हमें पता नहीं है ना, इसलिए तो हमने एज्यूम किया है एक्स डिस्टेंस में, ये जो एक्स है, एक्स इसीलिए हमने एज्यूम किया है आर वैल्यू ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस में काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है हमें पता नहीं, वो हमें डिटरमिन करना है। तो ये हमारे वैल्यू क्या होगा, आर इंटू एक्स होगा, है कि नहीं होगा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, यस सर। आर वैल्यू का ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट होगा, आर इंटू एक्स होगा, ये होगा कि नहीं, यस सर। ओके। बाकी स्टूडेंट क्लियर है इस बात में, देखो अगर कोई डाउट हो तो आप भी बताओ। हमने ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें क्या है, अप टू दिस सबका क्लियर है, आर वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकला है, डायरेक्शन भी हमें डाउनवर्ड है, आर वैल्यू हमें निकल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहाँ काम कर रहा है, ये जो आर वैल्यू है, आर वैल्यू ये जो एडी बीम में कहाँ पे काम कर रहा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वो डिटरमिन करना पड़ेगा, कौन सी लोकेशन डिटरमिन करना है, आर वैल्यू कहाँ काम कर रहा है। तो हम एक आर्टिफिशियल एज्यूम कर लेते हैं, जो हमें अननोन है तो हम एज्यूम करते हैं, नॉर्मली मैथमेटिक्स में क्या होता है, 19 में पढ़ाया था, अगर कोई एलजेब्रा में पढ़ाया था, कोई वैल्यू पता नहीं है तो एज्यूम कर लो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ए पॉइंट से आर वैल्यू एक्स डिस्टेंस में काम कर रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से, तो यहाँ पे ड्रॉ किया आर वैल्यू, और यहाँ पे एक्स डिस्टेंस में हमें एक्स डिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
राइट। तो हमें अब क्या करेंगे, हमें बेरिग्नन थ्योरम पता है, अभी अभी पढ़ा है बेरिग्नन थ्योरम। बेरिग्नन थ्योरम क्या कहते हैं, बेरिग्नन थ्योरम है रिजल्टेंट का कोई भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्स, ऑल द मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो दैट इज एम आर ए, रिजल्टेंट का मोमेंट एम आर अबाउट द पॉइंट ए इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस का मोमेंट एम है, समेशन ऑफ एम अबाउट ए, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑल द फोर्स, सारा फोर्सेस का मोमेंट इक्वल टू ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आर का मोमेंट, दोनों सेम होगा, ये हमें बेरिग्नन थ्योरम से पता है। अब आर फोर्स का मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, आर फोर्स का मोमेंट क्या होगा, आर इंटू एक्स होगा, आर वैल्यू मैग्नीट्यूड, एक्स वैल्यू हमें ए पॉइंट से डिस्टेंस है, क्लियर, इक्वल टू आप देखते हैं 60 न्यूटन, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में 60 न्यूटन का फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इनटू मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ए 60 न्यूटन फोर्स का ए पॉइंट का डिस्टेंस से कितना है, ये देखो 60 न्यूटन जो फोर्स है, 60 न्यूटन फोर्स का ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस में काम कर रहा है, जीरो, राइट, जीरो, प्लस अब देखो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जीरो वैल्यू कोई भी हो सकता है, वो जीरो का कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस। अब देखते हैं 20 नहीं, सेकंड फोर्स 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स का ए पॉइंट से मोमेंट कितना होगा, 20 इंटू डिस्टेंस कितना होगा बताओ, -1 मीटर, मतलब 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर होगा, प्लस माइनस तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसी हिसाब से डिटरमाइन करें, ठीक है। अब देखो ये फोर्स 20 न्यूटन फोर्स ए पॉइंट का रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, फिर गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से देखो, ए पॉइंट का पॉइंट कंसीडर करो, ए पॉइंट का रिस्पेक्ट में 20 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, देखो इसी डायरेक्शन में काम करेगा, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, 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 तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोल रहे हो, बाकी स्टूडेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया है, यस सर। बाकी स्टूडेंट अगर बोलो ये समझ में आया तो ये सर बोलो ना, ठीक है। तो 20 न्यूटन फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। आप देखते हैं 30 न्यूटन, आप मुझे बता 30 न्यूटन क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, 30 न्यूटन, ये जो 30 न्यूटन फोर्स है ना, ये वाला क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, कोई तो कुछ बताओ, सही हो गलत हो तो पहले बोलना तो सीखो, ए पॉइंट का रिस्पेक्ट में 30 किलो न्यूटन फोर्स सी पॉइंट के जो ऊपर एक्ट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 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 फिर ए क्लॉकवाइज, तो पॉइंट के बताओ ना, रिस्पेक्ट में तो बताओ ना क्लॉकवाइज, भाई सही तो कर रहे हो, तो फिर घबरा क्यों रहे हो, प्लस क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है, फोर्स 30 किलो न्यूटन, अब डिस्टेंस कितना है बताओ, ए पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर, राइट, 3 मीटर, ओके, थैंक यू। अब बताओ 40 न्यूटन फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव, राइट, थैंक यू, क्लॉकवाइज, तो फोर्स इंटू 40 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना होगा, ए से डी का डिस्टेंस कितना 4 है, मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, राइट, थैंक यू। तो अब दैट इज इक्वल टू आर वैल्यू हमें पता है 150 इंटू एक्स वैल्यू हमें ढूंढना है, इक्वल टू देखो यहाँ पे 0 इंटू 60 अगर मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 20 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 20 आएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 30 दैट इज 90, प्लस 4 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 160, ठीक है, 160,
ठीक है, तो दैट इज हमें क्या आ रहा है, हम एक्सप्रेशन लिखेंगे इज 150x इक्वल टू, ये सम करने से कितना आएगा बताओ, ये कितना हो रहा है 20 प्लस 90 प्लस 160 कितना हो रहा है 270 हो रहा है ना? हाँ 270 हो रहा है, 150 इक्वल टू 270, ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू 27/15 कितना हो रहा है 9/5। हाँ 9/5, तो कितना वैल्यू हो रहा है 1.8 हो रहा है आई थिंक, यस सर 1.8 हो रहा है। 1.8 मीटर। क्लियर, सबको समझ में आया बताओ, ठीक है, तो हमें क्या पता है आर वैल्यू जो है 150 न्यूटन ए पॉइंट से 1.8 मीटर डिस्टेंस में काम कर रहा है। तो यहाँ पे तो इसी तरीके के सामने मोमेंट का यूज करके जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स का लोकेशन हम डिटरमिन कर पाए, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का लोकेशन डिटरमिन कर पाए। क्लियर सबका, कोई डाउट हो तो बताओ अभी, कोई क्वेश्चन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी बात पे लेकर कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। आई थिंक सबका समझ में आ गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम देखो, ठीक है, ये प्रॉब्लम करो, ये करोगी तो कर पाओगी तो मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। सेम टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे दो 4 के जगह 5 प्रॉब्लम है, 5 फोर्स है, ठीक है, 80 30 40 50 और 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कुछ अपवर्ड है कुछ डाउनवर्ड है, तो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन। आर वैल्यू जो है, आर वैल्यू का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन सेम मेथड में अप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। पहले ये बताओ आर वैल्यू कितना आया है 260 किलो न्यूटन। 260 आ रहा है, ध्यान से देखो, आर वैल्यू ध्यान से डिटरमिन करो, प्लस माइनस ठीक सही से दो। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन हाँ होने के सही है, लेकिन तुम जो माइनस आया है कौन सी प्लस लिया हो कौन सी माइनस लिया हो, तुम साइन कन्वेंशन लिखना पड़ेगा।
ये 1 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2-3 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम डिस्कशन, ये प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पहले आर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एच और समेशन ऑफ बी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे समेशन ऑफ एच इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एच इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो हमने अपवर्ड डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव लिया है, तो 80 पॉजिटिव और 30 किलो न्यूटन दैट इज अपवर्ड, दैट इज नेगेटिव, हमने अपवर्ड नेगेटिव लिया हूँ, ठीक है। और 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो प्लस 40, 50 न्यूटन अपवर्ड, इसीलिए माइनस, अपवर्ड हमने अपवर्ड नेगेटिव लिया है हमने -50 और डाउनवर्ड पॉजिटिव 60, तो ये प्लस माइनस करके आएगा 100 किलो न्यूटन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब हमें पोजीशन निकालना पड़ेगा, तो हमें पता नहीं है कौन सी पोजीशन में, अगर पता नहीं है तो क्या करेगा, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम, जो आर वैल्यू है, आर वैल्यू ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस में काम करेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बेरिग्नन थ्योरम अप्लाई करेंगे। बेरिग्नन थ्योरम क्या है, आर का मोमेंट अबाउट द ए, अबाउट द पॉइंट ए, एम आर ए, ठीक है, एम आर ए इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, सिमिलरली आर फोर्स का मोमेंट अबाउट द ए इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस मोमेंट, ठीक है। तो सिमिलरली हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, हाँ बोलो, प्रिंसी रेज हैंड रेज किया है, बोलो क्या है प्रॉब्लम है। अपने आपको अनम्यूट करके बोलो या चैट में लिखो। प्रिंसी कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा ठीक है, चलो नाउ हम क्या करेंगे, आप मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो एम आर ए दैट इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट ए पॉइंट का एस्टिमेट हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट 80 न्यूटन, 80 न्यूटन इंटू 0 प्लस, अब मुझे बताओ ये 30 न्यूटन फोर्स, 30 न्यूटन फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी सर, एंटी, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, एक बार डायरेक्टली माइनस प्रोवाइड करेंगे, -30 इंटू 2, ठीक है। फिर 40 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, राइट, दैट इज 40 क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव, एंड मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, 40 इंटू ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है ना। अब बताइए 50 न्यूटन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, राइट, -50 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, ए पॉइंट से डी पॉइंट का डिस्टेंस 8 मीटर। 8 मीटर, 8 मीटर। 8 मीटर। और सिमिलरली 60 न्यूटन क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, पॉजिटिव 60 इंटू 8, 10 मीटर है, 10 मीटर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 100x इक्वल टू 0 माइनस 60 प्लस 160 माइनस 400 प्लस 600, है ना। कितना आ रहा है देखो, 100x का वैल्यू कितना आ रहा है,
प्लस माइनस करके कितना आ रहा है बता? 500 ओह सर 500 आ रहा है। 100 Sir, x 300 है 300. इक्वल टू 760 माइनस 460 आ रहा है ना? 760 three. माइनस 460 300 आ रहा है ना? दैट इज x इक्वल टू 3 मीटर आ रहा है। x इक्वल टू 300 by 100 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर आ रहा है। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो हमारा रिजल्टेंट जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स हमारा आ रहा है 300 मीटर। क्लियर? सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, वेरी मच, Yes, sir. थैंक यू। ये प्रॉब्लम कह लो होमवर्क है, होमवर्क के लिए लिख लो, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम है। ओके सर। सर अटेंडेंस लगा ले। अभी नहीं, अभी नहीं है, अभी तो 1 घंटा क्लास है मेरा, एक बजे तक क्लास है। नोट डाउन कर लिया ये प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके। ये प्रॉब्लम करेंगे अभी। ये प्रीवियस प्रॉब्लम है, जो जैसे मैंने रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये देखो 5 फोर्स काम कर रहा है ए पॉइंट में, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, ठीक है? और ये है एक रेगुलर हेक्सागन, ठीक है? अगर रेगुलर हेक्सागन है तो ये हर एक एंगल 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है? अब हमें डिटरमिन करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू क्या होगा और हमारा थीटा वैल्यू क्या होगा, ठीक है? ये डिटरमिन करके देखो। ये प्रीवियस प्रॉब्लम है, जैसे मैंने फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालना है वो जैसे बताया था, सेम टाइप के, ठीक है? ये करके बताओ मुझे। प्रोसीड्यूर सेम है, समेशन ऑफ एच निकालना पड़ेगा और समेशन ऑफ बी निकालना पड़ेगा, बस। समेशन ऑफ एच निकालो और समेशन ऑफ बी निकालो। फिर समेशन ऑफ एच निकलेगा 36 न्यूटन अप्रोक्स है। 36 देखते हैं क्या आंसर है, देखेंगे। रिजल्टेंट का क्या आंसर है बताओ एक बार, रिजल्टेंट क्या होगा? सर 155 155 न्यूटन। है, ठीक है, देखते हैं, आंसर याद नहीं है, देख लेते हैं। अच्छा, बाकी स्टूडेंट Sir, resultants 155.81 न्यूटन आया। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है, देख लेते हैं। तो पहले स्टेप है रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो समेशन ऑफ एच निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, देखो। समेशन ऑफ एच इक्वल टू कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं,
समेशन ऑफ एच इक्वल टू पहला फोर्स है 20 न्यूटन, कितना डिग्री, cos 0 डिग्री। आप बताओ 30 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 30 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बताओ? 30 cos कितना डिग्री होगा? हम्म 30 डिग्री। 30 डिग्री, राइट, 30 डिग्री। अब देखो 40 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? देखो इसके लिए पहले साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। एक है हमें लेफ्ट टू राइट जो है वो पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे, और राइट टू लेफ्ट है वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो 20 न्यूटन cos 0 डिग्री दैट इज लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, 30 न्यूटन लेफ्ट टू राइट दैट इज पॉजिटिव। अब बताओ 40 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितना होगा? एक्सप्रेशन करके बताओ। क्या होगा बताओ? फोर्टी न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो फोर्स है, ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा। तो ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा? 40 cos 60 होगा, है कि नहीं? यस यस सर। हाँ तो बताओ ना, चुपचाप बैठे रहोगी तो कैसे होगा? बताओगी तो याद हो जाएगा, जितना जितना बोलोगी उतना याद रहेगा। उसके बाद देखो 50 न्यूटन फोर्स, 50 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 90 cos 90 50 cos 90, 50 cos 90 डिग्री प्लस ये जो 60 न्यूटन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60 cos 120 डिग्री। 120 डिग्री। ठीक है, तो ये सब अगर सम करोगी तो वैल्यू कितना आएगा? कितना आया है तुम्हें? 35.98 न्यूटन। 35.9। ठीक है, 35 नहीं 36 आ रहा है ना? हाँ 35 सॉरी अप्रोक्सीमेट करके 36 आ रहा है। ठीक है चलो, अब देखते हैं रिजॉल्विंग ऑल द फोर्स वर्टिकली रिजर्व करना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ बी निकालना पड़ेगा। समेशन ऑफ बी निकालने के लिए पहला क्या है? एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। पहला एक्सप्रेशन है 20 sin 0, 30 sin 30, 40 sin 60, 50 sin 90 और 60 sin 120। ठीक है, ये सब करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा इसका 151.6 न्यूटन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ AC स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ B स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 स्क्वायर प्लस 151.6 स्क्वायर इक्वल टू 155.8 न्यूटन, राइट। डायरेक्शन करेंगे समेशन ऑफ B tan थीटा इक्वल टू थीटा अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है तो tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ B बाय समेशन ऑफ H, है ना? समेशन ऑफ B बाय समेशन ऑफ H summation of B by summation of H, summation of B 151.6 और summation of H 36 that is equal to 4.21। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आ रहा है? 4.1। साइंटिफिक कैलकुलेटर में फुट करोगे तो वैल्यू आएगा दैट इज 76.6 डिग्री। क्लियर? ये तो पुराना प्रॉब्लम था, जस्ट थोड़ा बहुत सारे फोर्स है इसीलिए मैंने करवा दिया। क्लियर सबको? कोई डाउट है किसी का? बताओ। नो सर। ओके, अब देखते हैं ट्रांसफर ऑफ फोर्स इन पैरेलल पोजीशन। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। कोई बता सकता है व्हाट इज द प्रिंसिपल? क्या प्रिंसिपल था? थोड़ा बहुत एक दो सेंटेंस में बताओ। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा था हमने।
कोई एक बताओ अपना को जो भी है, तुम्हें जो भी आ रहा है बताओ, फिर गलत होगा सही होगा मैं तो बता ही दूंगा। सर जो एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है ना वो रिमेन अनचेंज रहता है बॉडी पे। अनचेंज रहता है, लेकिन वो मेन पॉइंट क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का मेन पॉइंट क्या है? इफेक्ट तो अनचेंज रहता है, लेकिन किसके लिए इफेक्ट होगा? इफेक्ट तो किसी एक्शन की वजह से होगा ना। ये देखो, मान लो किसी भी एक बॉडी है, बॉडी में यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, पी फोर्स, पॉइंट नंबर 1 पे, एक नंबर पॉइंट में, ठीक है। इस पॉइंट का नाम देते हैं हम 1 नंबर पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देते हैं 1 नंबर, ठीक है। अब हम क्या करिए, सेम बॉडी के ऊपर, बॉडी सेम है, पी फोर्स अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या करेंगे दूसरी पॉइंट में अप्लाई करें। मान लो यहाँ पे ये मान लो पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है। यहाँ हमारा पी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है। अब ये पी फोर्स क्या करेंगे हम, पी फोर्स को 2 नंबर पॉइंट में अप्लाई करेंगे, पी फोर्स को 2 नंबर पॉइंट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है। ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में 1 नंबर पॉइंट में एक फी फोर्स अप्लाई किया है, और सेम फी फोर्स उसी लाइन ऑफ एक्शन में दूसरी पॉइंट में अप्लाई करेंगे, तो अब क्या होगा, दोनों का जो एक्शन है, इफेक्ट है, सेम रहेगा, इफेक्ट का कोई अनचेंज नहीं होगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। मतलब फोर्स को हम क्या करेंगे, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी पॉइंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए फोर्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्स का जो इफेक्ट है वो अनचेंज रहेगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं फोर्स को, उसके लिए फोर्स का जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट से हम फोर्स को 2 नंबर पॉइंट में ट्रांसफर किया, यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट से 2 नंबर पॉइंट में ट्रांसफर किया, लेकिन फोर्स का जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है वो सेम रहेगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। क्लियर सबको, याद आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमने पढ़ा था, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? किसी का कोई डाउट हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक सबका क्लियर है। आप देखते हैं ये तो प्रिंसिपल अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स को अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन में किसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर किसी भी पॉइंट में हम ट्रांसफर करें तो बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फोर्स को ट्रांसफर करेंगे दूसरा डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो एक बॉडी है, इसी बॉडी के ऊपर
ये मान लो एक फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है, यहाँ पे पी फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है, ठीक है। इसका लाइन ऑफ एक्शन है, मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 में हम यहाँ पे पी फोर्स को अप्लाई किया है, ठीक है। और इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, ये रिजिड बॉडी है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन में हम पी फोर्स को किसी भी पॉइंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरी पॉइंट में जो लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन का जो लाइन है वो लाइन से अलग जगह पे है, मान लो यहाँ पे किसी एक पॉइंट में है, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये हमारा 2 नंबर पॉइंट है, तो इस पी फोर्स को 2 नंबर पॉइंट में हम ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, ठीक है। हम चाहते हैं पी पॉइंट को पी 2 पॉइंट में 2 नंबर पॉइंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम, ठीक है, एक काम करते हैं, ये हमारा एक फर्स्ट केस है, ये हमारा 2 नंबर पॉइंट है, दो नंबर पॉइंट, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये पी फोर्स को 2 नंबर पॉइंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, ये 2 नंबर पॉइंट में हमें पी फोर्स अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, एक मोमेंट भी अप्लाई करेंगे, मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू पी इंटू ये जो लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस है, दोनों लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस डी है, वो डी है, पी इंटू डी है, ठीक है। ये 2 नंबर पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें पी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ एक मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 नंबर पॉइंट अगर लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर किसी भी पॉइंट में हो तो कोई मोमेंट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम पी फोर्स को पैरेलल पोजीशन में, किसी पी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका पैरेलल पोजीशन में किसी भी पॉइंट में अगर हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एक पॉइंट मान लो 2 पॉइंट नंबर 2 में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना है, पी फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ पी फोर्स के साथ एक मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, जिस मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा पी इंटू ये जो 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसे कहता है ट्रांसफर ऑफ फोर्स पैरेलल पोजीशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ फोर्सेस टू पैरेलल पोजीशन में ट्रांसफर करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हो तो कोई मोमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैरेलल पोजीशन में अगर ट्रांसफर करेंगे पी फोर्स को तो एक मोमेंट देना पड़ेगा, मोमेंट का अमाउंट होगा पी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू डी, मतलब जो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिस पॉइंट में हम ट्रांसफर कर रहा है और जिस पॉइंट में पहले से एक्ट कर रहा है, तो अब क्या करेगा, तो अब बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट है वो सेम इफेक्ट रहेगा। अगर हम मोमेंट नहीं देंगे तो बॉडी के ऊपर इफेक्ट बदल जाएगा, ठीक है, फोर्स का जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है वो बदल जाएगा, ठीक है। या एक केस है, या केस नंबर 2 है, 1 नंबर केस में बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, 2 नंबर केस में भी सेम इफेक्ट रहने के लिए हमें मोमेंट देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे मोमेंट नहीं देते 2 नंबर पॉइंट में, तो क्या करेगा, बॉडी के जो इफेक्ट है, फोर्स का जो इफेक्ट है वो बदल जाएगा, ठीक है। ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ फोर्स टू पैरेलल पोजीशन। सबको समझ में आया, क्लियर? कभी कभी एनालिसिस के लिए होता है, एक फोर्स को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में ट्रांसफर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल है, जब हम पी फोर्स को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, फोर्स उसके साथ एक मोमेंट भी अप्लाई करेंगे, जिसका मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, सबको समझ में आया है? बताओ क्या समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, यस तो सर। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम दे देते हैं हम, ठीक है। मान लो ये एक ग्राउंड सरफेस है, ये एक बीम है, बीम के ऊपर एक एंगल यहाँ पे लगा हुआ है और इसी एंगल के ऊपर एक फोर्स पी अप्लाई हो रहा है, 10 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है पी, ठीक है।
मान लो ये बीम है, ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा 2 मीटर, ठीक है। तो हम ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो एक नंबर फोर्स, एक नंबर पोजीशन से 2 नंबर पोजीशन में लेने के लिए हमें 2 नंबर पोजीशन में कितना फोर्स होगा और कितना मोमेंट होगा, बताओ। ठीक है, अब हम करना चाहते हैं, ये जो फोर्स है, ये फोर्स को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। ये एंगल से हमें इस पॉइंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, इस पॉइंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक नंबर पॉइंट से 2 नंबर पॉइंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट इज द मोमेंट, मोमेंट बोलो, बताओ। ये 2 नंबर पॉइंट है, बताओ फोर्स का वैल्यू क्या। यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में हमने ट्रांसफर किया है फोर्स को। ये जो 10 किलो न्यूटन फोर्स है, एक नंबर पॉइंट में काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम 2 नंबर पॉइंट में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो एक फोर्स हमें देना पड़ेगा और साथ ही साथ एक मोमेंट भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ एक मोमेंट भी देना पड़ेगा। और मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, बताओ। 1 सेकेंड का आंसर है, 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हो। सर अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, सर 10 न्यूटन ही रहेगा। हाँ 10 न्यूटन रहेगा, सही है, बहुत सही है, बताओ। और मोमेंट कितना होगा, 20 न्यूटन मीटर। 20 न्यूटन मीटर, राइट, सही। तो बता क्यों नहीं रहा, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, देखो ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है। तो 2 इंटू 10 20 न्यूटन मीटर, यहाँ पे एक मोमेंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल से इस टाइप का आ सकता है, कोई भी फोर्स के ऊपर एक एंगल का वहाँ पे एक फोर्स, जैसे कि ब्रिज में बहुत सारी प्रॉब्लम आता है, ऐसे बहुत सारी एंगल होता है। जो ट्रास ब्रिज होता है ना, जो स्टील का ब्रिज होता है, उसी ब्रिज में ऐसे बहुत सारी फोर्स आता है, किसी एंगल के ऊपर फोर्स पड़ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एनालिसिस के लिए, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम नहीं कर सकते, तब क्या करना पड़ेगा, हम मेन जो बीम है, मेन बीम में फोर्स को ट्रांसफर करना होता है। तब क्या करेंगे, इसी टाइप का जो है, तो ट्रांसफर करने के लिए फोर्स भी देंगे और मोमेंट भी देंगे, ठीक है। ठीक, तो ये है प्रिंसिपल। आप देखते हैं, ये जो फोर्स है मैंने जो दिया है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, ये जो फोर्स है, इसको ट्रांसफर करने के लिए जो मोमेंट देना है, तो मोमेंट कैसे आया है, उसका प्रिंसिपल क्या है, एक बार देख लेते हैं। देखो ये है, तो ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है, ठीक है। तो 2 नंबर पॉइंट में हम 2 फोर्स ड्रॉ करेंगे, एक फोर्स, 2 फोर्स, ठीक है। तो दोनों फोर्स, तो 2 अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हम पी ड्रॉ करेंगे, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये 2 नंबर पॉइंट में 2 फोर्स हमने ड्रॉ की। अब देखो ये जो फोर्स है नीचे का, ये फोर्स और ये दोनों फोर्स एक मोमेंट जनरेट करेगा, ठीक है। ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्स मोमेंट जनरेट करेगा, और वो मोमेंट होगा P इंटू ये दोनों का डिस्टेंस है D, ठीक है, P इंटू डी। तो ये दोनों फोर्स को हम मोमेंट से रिप्लेस करेंगे, और बाकी ऊपर का जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो फोर्स ही रहेगा, और ये फोर्स और ये दोनों फोर्स को दोनों मोमेंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे, जब भी हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो अब एक फोर्स हमने दिया है और एक मोमेंट दिया है, ठीक है। कैसे आया है वो मैंने बता दिया है, बाकी जो क्या क्या करना है वो तो पैरेलल पोजीशन में ट्रांसफर करने के लिए फोर्स और मोमेंट देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा मोमेंट, उसका एक्सप्लेनेशन ये है। अगर कोई एग्जाम में पूछेगा, जब हम किसी भी फोर्स को पैरेलल पोजीशन में ट्रांसफर करने के लिए एक मोमेंट भी देना पड़ता है, वो मोमेंट क्यों जनरेट होता है, तो मोमेंट कैसे आता है, वो उसका एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। जिस पॉइंट में हम ट्रांसफर करेंगे, उसी पॉइंट में हम 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ करेंगे, और एक फोर्स और दूसरी फोर्स, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, दोनों फोर्स एक मोमेंट क्रिएट करेगा, इसीलिए वहां पे मोमेंट देना पड़ेगा। क्लियर सबको,
देखो यहाँ पे फिगर में मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे ए पॉइंट में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम चाहते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो बी पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए बी पॉइंट में टू इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल अमाउंट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो है ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्स एक मोमेंट करेगा, मोमेंट क्रिएट करेगा, वो है एम इक्वल टू पी डी। पी मतलब जो अमाउंट ऑफ फोर्स पी, और डी मतलब दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो ये फोर्स है वो फोर्स इंटेक रहेगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल है ए पॉइंट से बी पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए एक फोर्स सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे अप्लाई होगा, और मोमेंट अप्लाई होगा मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा है, ये प्रिंसिपल है पैरेलल पोजीशन में ट्रांसफर करने के लिए। अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ट्रांसफर करने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, कोई मोमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पैरेलल पोजीशन में ट्रांसफर करने के लिए हमें एक मोमेंट भी एडिशनल देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट में एप्लीकेशन बहुत कौन सी जगह पे हम मोमेंट का अप्लाई करते हैं। ठीक है, मोमेंट के ऊपर बहुत सारे हमने एग्जांपल किया है। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है, जैसे लीवर। ठीक है, लीवर में हम अप्लाई करते हैं, और कहाँ पे अप्लाई करते हैं, पोजीशन निकालने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल में क्या था, किसी भी रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, मोमेंट को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बैलेंस में, बाजार में जो सब्जी ये था ना, मेजर करते हैं, वो जो बैलेंस है, ठीक है, वेट मेजर करने के लिए एक्चुअली मास मेजर होता है वहाँ पे। वेट तो वेट मेजरिंग मशीन अलग है। ठीक है, जो सब्जी खरीदने जाते हो वहाँ पे जो बैलेंस करके देता है 1 किलो की 2 किलो की, वो बैलेंस में मोमेंट काम आता है, मोमेंट के प्रिंसिपल से वो काम करते हैं। ठीक है, और वेट मेजर के लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो लेबोरेटरी में मिलता है, स्टील यार्ड करके एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी एक मोमेंट प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, तो लीवर क्या है ऑलरेडी क्लास 9-10 में पढ़ चुके हो। ठीक है, उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, लीवर, व्हाट इज द लीवर। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं। लीवर इज डिफाइंड एज अ रिजिड बार, स्ट्रेट बार, कार्व व्हिच कैन टर्न अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फुलक्रम। ठीक है, देखने में किसी टाइप में आता है, एक मिनट दिखाता हूँ, ये इस टाइप का आता है लीवर। ठीक है, हाँ, लीवर कहाँ पे यूज होता है, देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो साबल कहते हैं इसको, साबल। ठीक है, जो फर्नीचर, जो मिस्त्री फर्नीचर में काम करते हैं ना, फर्नीचर में कोई नेल को खोलने के लिए ये काम आता है। ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे किसी को बेड प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक जो नेल है, इसी नेल को इसके साथ फिक्स करके, और यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई करोगी, फोर्स अप्लाई करोगे तो खुल जाएगा। ठीक है, ये लीवर वहाँ पे काम आता है। इसे क्रो इंग्लिश में कहते हैं क्रोबार, और हिंदी में कहते हैं साबल कहते हैं। किसी ने देखा है, जो मिस्त्री होता है वो काम करता है। यस सर। ठीक है, अपने घर में कोई अगर फर्नीचर बना रहा होगा ना, तो फर्नीचर में फर्नीचर को ज्वाइन करने के लिए नेल का इस्तेमाल करता है। अगर कोई गलत हो जाए तो क्या करेगा, मिस्त्री इसी साबल को वहां पे लगा के नेल को खोल लेता है। ठीक है, वहां पे मेनली इसे कोई मोमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई करता है। कैसे अप्लाई होता है, देखो यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ। ये हमारा रॉड है। ठीक, ठीक, इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देते हैं, और यहाँ पे जो नेल है, नेल को इसके साथ अटैच कर देते हैं नेल को। ठीक है, नेल को इसके साथ अटैच कर देते हैं, और यहाँ पे ऊपर से थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे खोल जाता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई, दोनों मूवमेंट बैलेंस क्रिएट करेगा, तब यहाँ पे ऊपर से ये खुल जाएगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ये लीवर है, सिंपल लीवर है। और भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कोई बहुत बड़ा हेवी वुडन लॉक,
ठीक है। वुडन लॉग, पेड़ का जो लॉग है, ब्रांचेस है, बहुत मोटा मोटा जो ब्रांचेस है, उसको मूव करने के लिए ये भी यूज होता है, साबेल यूज होता है। ठीक है, इस टाइप का। काची, बहुत बहुत ये जो काची है, ठीक है, काची को ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, हम तो डेली यूज करते हैं, हर लोग यूज करते हैं। तो वो प्रिंसिपल यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, यहाँ पे वो अपना काम करता है। ठीक है, ठीक है। आग से कोई भी गरम कोई भी इसको अपना किचन में यूज होता है। किचन में जो गरम कढ़ाई को पकड़ने के लिए जो यूज होता है ना, क्या कहते हैं इसको? चिमटा। चिमटा, हाँ चिमटा। ठीक है, तो चिमटा वो भी सिंपल लीवर का एग्जांपल है। तो ये लीवर है, ये थियोरिटिकल है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मैंने यहाँ पर जितना जितना हो वो लिख दिया। उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑलरेडी मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, ये प्रिंसिपल यह है, यहाँ पे वेट है, यहाँ पे फोर्स है। तो ये जो एक पॉइंट, इसे फुलक्रम कहते हैं। इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रोटेट होता है। ठीक है, इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट होता है। ठीक है, तो दैट इज P इंटू बी इक्वल टू, यहाँ पे W इंटू बी इक्वल टू W इंटू बी इक्वल टू P इंटू ए। ठीक है, इस प्रिंसिपल से दोनों मोमेंट, ये पे क्लॉकवाइज मोमेंट और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों मोमेंट इक्वल है। ठीक है, इसी के प्रिंसिपल से कितना फोर्स, कितना हेवी वेट का कोई सामान उठा सकता है, वो इसी प्रिंसिपल से काम करेगा। ठीक है, और इसको कहते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। इसे कहता है पावर आर्म। ये जो है इसे कहते हैं पावर आर्म। ठीक है, इसे कहता है वेट आर्म। तो ये जो लीवर के बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लीवर पढ़ लेना बस, मैं पीपीटी भेज दूंगा। ठीक है, सिंपल लीवर, कंपाउंड लीवर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर। एक मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन हो जाना, उसके बाद अटेंडेंस ले लूंगा। ठीक है, तो ये लीवर में P इंटू ए इक्वल टू W इंटू बी। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो W बाई P इज इक्वल टू A बाई B, दैट इज पावर इक्वल टू पावर आर्म इक्वल टू वेट इंटू वेट आर्म। ठीक है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ठीक है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर। और W बाई P जो टर्म है, W बाई P जो टर्म है और A बाई B जो टर्म है, इसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज और लीवरेज। W बाई P को मैकेनिकल एडवांटेज कहता है, A बाई B को लीवरेज कहता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज लीवरेज? W बाई P जो है उसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, और A बाई B जो है उसे कहते हैं लीवरेज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। लीवर बहुत सारे टाइप होते हैं, सिंपल लीवर, क्रैंक लीवर, कंपाउंड लीवर। ठीक है, सिंपल लीवर में क्या है, सिंपल लीवर में होता है, सिंपल लीवर में होता है एक साइड में वेट रहता है, एक साइड में पावर रहता है। और सिंपल लीवर का क्लासिफिकेशन है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। ठीक है, ये हमारा सिंपल लीवर, एक साइड में वेट है और एक साइड में पावर है, और बीच में कोई भी एक पॉइंट में पुल कम रहता है, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो रोटेट होता है। ठीक है, एक साइड में वेट और एक साइड में पावर, और बीच में कोई भी पॉइंट में एक फुल कम रहता है। ठीक है, ये सिंपल लीवर है। सिंपल लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर इसमें। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर लीवर में
एक ही साइड में पावर एंड वेट रहता है, लेकिन पावर का जो आर्म है, पावर आर्म और वेट आर्म, पावर आर्म थोड़ा ज्यादा है वेट आर्म से। देखो पी लास्ट में ऐड होता है और बीच में कोई भी पॉइंट में वेट ऐड होता है, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर लीवर, और फुलकम एक साइड में रहता है, ठीक है, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर लीवर। उसके बाद थर्ड ऑर्डर लीवर में, है थर्ड ऑर्डर लीवर में होता है एक साइड में फुलकम रहता है और दूसरी साइड में वेट काम करता है, और बीच में किसी भी एक पॉइंट में फोर्स अप्लाई होता है, इसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर लीवर, ठीक है, इसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर लीवर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर लीवर, ये ऑलरेडी 9th 10th में और बहुत बार पढ़ चुकी हो तुम। ये है क्रैंक लीवर, इसी टाइप में देखने में आता है, थोड़ा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कार्प एक क्रैंक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक साइड में वेट होता है, वेट जिस वेट को हम थोड़ा ऊपर चढ़ाना होता है, उसी वेट को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरी एंड में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रैंक लीवर। ये और भी ज्यादा एडवांटेज ज्यादा होता है। तो टाइम हो गया। हाँ बस ये टॉपिक खत्म होते ही मैं खत्म कर दूंगा, जस्ट ये थियोरिटिकल है, मैं जस्ट बता दूंगा। उसके बाद कंपाउंड लीवर में एक से ज्यादा फुलकम पॉइंट है, ठीक है, which comprise separate lever to get increased leverage to overcome the greater resistance than that which can be handled by the force in a single lever, ठीक है, एक से ज्यादा फुलक्रम है, उसे कहते हैं कंपाउंड लीवर। तो जस्ट एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है वो जो बैलेंस है, कोई भी मेजरमेंट के लिए, जैसे हमने सब्जी खरीदने जाता है तो वहाँ पे बैलेंस दिखाई देगा, वो भी मोमेंट का। लगा ले, हाँ अटेंडेंस लगा ले अब। एक मिनट, ये बैलेंस है, अगली क्लास में करवा लेना, आज ही करवाओगे क्या सारा? और ये है हमारा स्टील, जो ये है वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्टील का, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मोमेंट, जस्ट ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया इसीलिए खत्म कर रहा हूँ, बस ये थियोरिटिकल है, भाई एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल फोर्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अपना अपना सारा अपना अपना अटेंडेंस दे दो, प्रेजेंट लिख दो।